इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन भाग 3, जिसमें हम जानेंगे टीवी अखबारों के विभिन्न चरण के बारे में। ये कैसे कैसे प्रकार हो सकते हैं समाचार के, चाहे टीवी का हो चाहे खबर का हो। तो चलिए जानते हैं। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल्य आधार वही होता है जो प्रिंटर या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, वैसा ही टीवी पर भी होता है। यानी सबसे पहले सूचना देना, टीवी में भी यह सूचना कई चरणों में होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। जैसे में अलग अलग चरण का नाम जान लो। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, उसके बाद से आता है ड्राई एंकर, फिर आता है फोन इन और एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर फ्लैश। अब सबके अलग अलग प्रकार के रूप में देखते हैं। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। इसमें मालूम चलेगा कि कैसे उसको ताजा ताजी मिलता है। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है कि यहाँ पर यह घटना हो गया। उसके बाद से आता है ड्राई एंकर। इसमें आता है क्या, इनमें एंकर खबर के रूप में दर्शकों को सीधे बताता है कि कहाँ क्या कब और कैसे हुआ। अब तक खबर के दृश्य नहीं आते। एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचना पर देता है कि हाँ, यहाँ से ये सूचना मिला है, यहाँ पर ये सब हो रहा है। उसके बाद आता है फोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाती है। कभी कभी देखते हो ना कि कोई एंकर उसको फोन कर दिया तो वो बोलेगी हाँ ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा हो रहा है, हम सुनते हैं केवल। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होती है और वहां से उसे जितनी ज्यादा जानकारी मिलती है वो आपको दर्शकों तक पहुंचाती है। उसके बाद आता है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, फोटो या वीडियो मिल जाता है, तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है, शुरुआती सूचना से होता है और बाद में कुछ वाक्यों पर जाकर समाप्त कर दिए जाते हैं। फिर आता है एंकर बाइट। एंकर बाइट में आ जाएगा बाइट यानी कथन के रूप में। टेलीविजन विजुअल हो गया ना, ये टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए, चाहे यहाँ पर पुष्ट करने के लिए मतलब उसको देने के लिए सबसे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, जो सब जानते हैं। किसी घटना की सूचना देना या उसके दृश्य दिखाने के लिए नीचे पट्टी पर लिखा जाता है, नीचे और ऊपर। साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी जो देखता है उसे या संबंधित व्यक्तियों का कथन लिखा और सुनाकर खबर को प्रमाणित प्रदान किया जाता है कि हाँ ये खबर सही है, और वो खबर को दिखाया जाता है कि हाँ ये बोला है, यहाँ पर ये हो रहा है, ये सही ही है। उसके बाद आता है एक लाइव न्यूज। इसमें लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधा पहुंच सके, और इसके लिए मौके पर मौजूद वहां पर जो रिपोर्टर मौजूद होता है और कैमरामैन, ओबी मैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों तक खबर को पहुंचाई जाती है। कौन कौन वहां पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन, ओबी वैन से मतलब होता है कि वहां से सीधा आपको आता है किसके पास, वो जो मीडिया के वैन को देखोगे तो छतरी वाला वैन होता है, वो उस पर छतरी लगा रहता है, तुरंत सिग्नल मिलाकर हमारे पास भेज देता है सब। कैसे, वहां पर वैन होता है इसलिए आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वो वैन से ही जुड़ा होता है। तुरंत जुड़ेगा, वहां पर ले जाएगा, सबमिट करेगा, तुरंत आपके पास मिलेगा। उसके बाद आता है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज में आ जाता है पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है, जिसमें संबंधित घटनाओं के दृश्य सबसे जुड़ी लोगों का वाइट ग्राफ के जरिए
आपको जारी किया जाता है, सूचना को दिखाया जाता है या जरूरी सूचना आदि होती है। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसा वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है। शब्दों का कम दृश्य हो, मतलब शब्दों का काम दृश्य को आगे ले जाना है। केवल शब्दों का काम दृश्य को आगे ले जाओ, आगे फोटो को दिखाओ ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके। उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय खुल सकते हैं। उसके बाद से आता है अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई देती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से होता है। पहला वाक्य दृश्य को दिखाओ, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे। ये सब सामने खबर हो जाती है। इस प्राचीन शैली में आसानी से यह बात हो जाती है। आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है, लेकिन इसमें शब्दों की भूमिका बेमानी हो जाती है। शब्द थोड़ा ज्यादा लोग बोल जाते हैं। दर्शक जो अपनी आंख से देख रहा है उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है। जो देख रहा है उसको बताता है। कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दर्शकों को अपने शब्दों में ज्यादा बड़े मायने दे सकता है, इसलिए वो बताता है। जैसे में दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहा इस सभा हो रहा है, उसमें लोग लाए नहीं गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। इसमें लोग लाया नहीं गया, अपने मर्जी से सारे लोग आए हैं, ये समाचार बताया जा सकता है। या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉर्ट्स के साथ जो वीडियो लिया जा रहा है उसके साथ लिखा जा सकता है कि इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने के लिए एक तरीका ये भी है। तेज गर्मी से बचना है तो झील में छलांग लगाओ, नहाओ, काम खत्म। अगर वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी, तो अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर लेनी हो, वैलेंटाइन डे तो आजकल बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है भैया, खोपरा खोपरी में जाकर दिखाता है सब, और एक दूसरे को बधाई देने का कोई शॉर्ट्स हो तो उसे कई तरीकों से दिखाया जा सकता है या लिखा जा सकता है। इसे प्रचलित तरीके में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बधाई देते ये छात्र और छात्राएं। दूसरा तरीका इसको इसी अर्थ से जोड़ने का है, यहीं से रिपोर्टर की दृष्टि सक्रिय होती है और उसकी अपनी समझ भी दिखाई देती है। वह लिख सकता है कि भारतीय समाज में आए इस नए चलन से लोग खुश नहीं है या खुश भी हैं और दुखी भी हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो नया चलन आया है, रिपोर्टर लिखता है कि इस भारतीय समाज में जो नया चलन आया है इससे लोग खुश भी हैं और दुखी भी हैं। या फिर यह नई आधुनिकता परंपरावादियों को रास नहीं आ रही है। मतलब ये जो नई आधुनिकता है, जो पुराने मेंटेलिटी के लोग हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है। भैया पुराने मेंटेलिटी के लोग धोती कुर्ता पहनना जानते हैं, आज उनको साड़ी या सलवार पहनाओगे तो थोड़े पहनेगा, वो तो थुड़बे ना करेगा। तो बात वही हो जाता है, हम जिस परंपरा में ढले हैं वही परंपरा निभाएंगे। कंफर्टेबल का मतलब ये थोड़े होता है कि रोड पर लंगा घूमे, तो और कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता। यहाँ पर लिखा है कि टेलीविजन केवल दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती है ध्वनि, आवाज। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर मतलब आवाज बीओ के साथ दो तरह की आवाजें आती है। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी वो जो प्राकृतिक आवाज जो दृश्य के साथ साथ चली आती है। एक तो जो बोलता है उसका, और जो फोटो के साथ दिख जाता है, जो आवाज सुनाई देता है, वो भी आवाज तो मायने होता है ना। यानी चिड़ियों का चहचहाना या फिर गाड़ियों के
गुजरने की आवाज या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनि भी हमें बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में, पिछली ध्वनि के रूप में सुनाई दे सकता है। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहली तरह की आवाज यानी कथन या बाइट का तो पहली है कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है कि हाँ, जो आवाज बोला जा रहा है वो हमें सुनाई देवे। अक्सर टीवी की खबर वाइटस के आसपास, यहाँ पर है वाइटस के आसपास ही बुनी जाती है, मतलब बनाया जाता है, जहां पर वहां पर सारा सिस्टम होता है वहीं पर आवाज को भी बना दिया जाता है। लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाता है कि दर्शकों को मालूम न चले। बहुत महंगा महंगा सामान लगाया जाता है। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते, उन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। यहाँ पर है पुष्टि भर के लिए उसको खबर के बीच में डाल दिया जाता है कि भैया सब किसी को मालूम चले। जैसे में एंकर बोल रहा है और वो वीडियो दिखाया जा रहा है, लेकिन वीडियो में कोई बोल नहीं रहा है, वीडियो को साइलेंट कर दिया गया है। तो इससे समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पर ये हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। वह दो वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करती है, और इसी तरह दो आवाजों के बीच में वो पुल का भी काम करती है, जिसके माध्यम से हमें कोई रुकावट नहीं होता है, सुनने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती है। लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर नहीं होते। अब टीवी में केवल दर्शन देने वाले चीज और आवाज ही नहीं होते, और भी ध्वनियां होती हैं। उन ध्वनि से भी खबर बनती है। कैसे में? या उसका मिजाज बनता है। इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनि के लिए गुंजाइश छोड़ देना ही चाहिए कि जैसा शॉर्ट्स है उस तरह आवाज भी आ जाए। जैसे भी इंडिया गेट के सामने जो शॉर्ट्स बनता है उसमें ट्रैफिक की आवाज भी आती है। टीवी में ऐसे ध्वनि को नोट या नोट साउंड यानी प्राकृतिक आवाज कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट या नोट साउंड या प्राकृतिक आवाज भी उसे कहते हैं। यानी वो आवाज जो शूट करते हुए खुद व खुद चली आती है। जैसे मैं अभी शूट कर रहा हूं तो पेपर चपेटने की आवाज आ सकती है। यहाँ पर जो गुटर गुटर लोग करते हैं वो आवाज आ सकता है। हॉर्न का आवाज सुनाई दे सकता है। मोटरसाइकिल गाड़ी का आवाज सुनाई दे सकता है। टेम्पो ट्रैक्टर ट्रक की आवाज सुनाई दे सकता है। ट्रेन की भी सुनाई दे सकता है, क्योंकि मेरे पास सब है नजदीक में। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा है, किसी भी आंदोलन का खबर ला रहा है जिसमें खूब नारे लग रहे हैं, वह अगर सिर्फ इतना बता कर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगते, कई नारे लगे और उनके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेता को देखो, जहां भी आंदोलन होता है तो कोई बोलता है कि ये नेता जिंदाबाद, वो नेता मुर्दाबाद। आज का तो वही चलता है, कांग्रेस और बीजेपी। कोई बोलता है कांग्रेस जिंदाबाद तो कोई बोलेगा कांग्रेस मुर्दाबाद। कोई बोलेगा कांग्रेस बीजेपी जिंदाबाद तो कांग्रेस वाले बोलेंगे बीजेपी मुर्दाबाद। ये चलता है। तो यह अच्छी खबर नमूना नहीं कहलाएगा। ये जो खबर है ये नमूना नहीं होता है, उसे वे नारे लगाते हुए दिखाना होगा और उसकी गुंजाइश अपने जो वीडियो देख रहा है आपका व्यू में छोड़नी भी होगी कि जितने भी दर्शक हैं वो देख सके उस चीज को। ध्वनि के साथ साथ ऐसे दृश्यों के अंतराल भी खबर में उपयोग होती है। मतलब यहाँ पर लिखा है ध्वनि के साथ साथ ऐसे दृश्य के अंतराल भी खबर में उपयोग होती है, उपयोग की जाती है। जैसे किसी क्रिकेट मैच में खबर में, जैसे क्रिकेट का मैच का खबर आ रहा है तो वॉइस ओवर खत्म होने के, मतलब एक ओवर खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक मैदान में शॉट्स चलते रहते हैं। मतलब देखोगे कि एक ओवर चलेगा तो बीच में गैप होता है, उसमें हर चैनल प्रचार दिखा देता है तो दर्शक को अच्छा लगता है। यानी ऐसे खबरें लिखते हुए भाषा में बहुत सब्र की जरूरत पड़ती है। जैसे में
कभी कभी न्यूज देखोगे तो साथ में कुछ हिंदी में लिखते जाता है, इधर पढ़ोगे इधर लिखाया जा रहा है, इधर पढ़ रहे हैं उधर लिखा जा रहा है, इधर एक बार बोल रहा है इधर लिख रहा है। तो वैसा न्यूज दिख सकता है, हमेशा दिखता भी है। रिपोर्टर सारी बातें खुद बता देना चाहता है, लेकिन नहीं, जबकि ज्यादा बेहतर यह होता है कि दृश्य और ध्वनि भी बोले। जो रिपोर्टर होता है सब बातें बता देना चाहता है, लेकिन ध्वनि के साथ बताना चाहता है। छोटे छोटे वाक्यों और सुगठित संपादन, छोटे छोटे बात और जो लिख कर वो संपादन के लिए रखे हैं, उससे टीवी की अच्छी खबर, टेलीविजन की अच्छी खबर खिल कर आती है। अगर वह जो लिखा है उसको बोलते हैं तो टीवी का जो खबर है जरा खिल कर आता है, नहीं तो अपने से जो बोलते हैं वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए स्क्रिप्ट का ही भरोसा हर किसी को रहता है और केवल देख कर वो पढ़ देते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। आगे पढ़ेंगे रेडियो और टेलीविजन, समाचार की भाषा और शैली, कि रेडियो टेलीविजन के समाचारिक भाषा का शैली क्या होता है। दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता है, न ही रेडियो का, न ही टीवी का, तो न ही रेडियो टीवी का, पत्रकारिता का भी नहीं होता है। प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है। जैसे में माध्यम को भी रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम से ले लिया जाए तो रेडियो और टीवी और पेपर हर किसी के लिए आम माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देशों में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्गों में से लेकर किसान मजदूर तक सभी होते हैं। पढ़ने और देखने वाले में, चाहे सुनने वाले में, किसान भी होता है, मजदूर भी होता है, अमीर भी होता है, गरीब भी होता है। इन सभी लोगों की जरूरतें पूरी करना रेडियो और टीवी का उद्देश्य है कि इन सबके जरूरत को पूरा करो। जाहिर है कि लोग तक पहुंचने का माध्यम भाषा है, भाषा के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचता है, और इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में भी आ जाए, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े, ऐसा कि किसी को कुछ भी चीजों का समझौता नहीं करना पड़े, जो है सीधा बताएंगे। इस कारण हमारा यह दायित्व होता है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह के भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टीवी समाचार में भी करते हैं। और सरल भाषा लिखने की सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि आसान भाषा लिखने का सबसे आसान उपाय है वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखो। वाक्य छोटा, सीधा और साफ सुथरा लिखो। असल में जब आप खुद किसी चीज को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, नहीं समझ सकते, तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं, इसलिए आप कुछ नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख सकते हैं, चाहे लिख रहे हो, तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन और सहपाठी को बताना होता है तो आप उनको कैसे बताते हैं? छोटा में बताते हैं, संक्षिप्त में बताते हैं कि वो समझ जाए। वैसे ही अपने सारे दर्शकों को बताइए। रेडियो और टीवी में आप इतनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ लें। बोल बोल कर पढ़ लेंगे तो आप उसके बारे में जान जाओगे क्या क्या बोलना है। इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना अपवाह है, कितना गलत है, क्या क्या सुधारा जा सकता है। उसे पढ़ने में समाचार वाचक या वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इस बारे में समझ लो, या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो सकेंगे। ऐसा सब सोचकर ही आगे लिखा जाता है। रेडियो और टीवी में हर कुछ देखने को मिल जाता है। तो रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफी सावधानी बरतनी पड़ती है कि किसी को कुछ नुकसान ना हो जाए। ऐसे कई शब्द हैं जिसका इस्तेमाल अखबारों में धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे होता भी है, लेकिन रेडियो और टीवी में उसके प्रयोग से
बचा जाता है कि ऐसा इस्तेमाल ना हो। जैसे में निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित या कर्मांश आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। अखबारों में ऐसा शब्द का इस्तेमाल पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि ये सब पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। निम्नलिखित तो ठीक है, उपरोक्त भी ठीक है, और ये थोड़ा अजीब है, उदोहस्तरिक्त, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, दिक्कत वाला हो जाता है, जबान लड़खड़ा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थात देने लगता है। जैसे में उदाहरण के लिए इस वाक्य पर गौर कीजिए, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है। मतलब पुलिस चोरी कर रही है तो उसको 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है, इसका मतलब साफ ऐसे आता है। लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे कि चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस आगे आई थी। यहाँ पर साफ लिखा है पुलिस ने चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया है। इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया है। साफ लिख दो, पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया है, ज्यादा स्पष्ट है। लेकिन ये लिख देंगे कि पुलिस द्वारा चोरी करते हुए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि पुलिस चोरी कर रहा था कि व्यक्ति चोरी कर रहा था। साफ लिखो, पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए गिरफ्तार मतलब अरेस्ट कर लिया है, इंग्लिश में बोलूं तो। इसी तरह तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और उसकी जगह और या लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हर किसी के समझ में आवे ऐसा ही भाषा लिखना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, चाहे वैसे शब्दों को काट दिया जाना चाहिए जो जरूरी नहीं है। समासिक, यहाँ पर आ गया समासिक और तत्सम शब्दों का, तत्सम में आ जाता है बहुत अजीब अजीब शब्द, उसको काटना पड़ता है। अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। जैसे में कभी ऊपर कोमा, इधर कोमा, उधर कोमा लग जाता है, उससे भी बचना चाहिए। और इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है। जितना अच्छा मुहावरा होगा उतना ही अच्छा भाषा दिखेगा, वह भी खास करके न्यूज में, क्योंकि हर समाज टिप्पणी जो होती है वो सब मुहावरे में ही होती है ना, इसलिए इसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरे का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहां जरूरी हो वहां होना चाहिए, अन्यथा वह भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित कर देगी। ये साफ बोला जाता है कि मुहावरे का जहां सही जरूरत हो वहां पर इस्तेमाल करो। जैसे एक और कहानी है, मैं बताता हूँ। रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। तो बहुत एम्प्लॉई होते हैं, जितना पैसा मिलता है उतना ही काम करते हैं। यहाँ पर जापान में होता क्या है कि अगर आप 3 मिनट पहले आप ये सोच लिए कि आपका सरकारी सेवा का समय खत्म हो गया, तो आपका उस दिन का पेमेंट बंद हो जाएगा, हाफ टाइम हो जाएगा, हाफ टाइम कटेगा। और भारत में 5 बजे बंद होने रहता है तो 4 बजे लोग अपना बैग वैग समेटना चालू कर देता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। 5 बजे छुट्टी, मतलब 5 बजे के बाद आप कुछ भी करो, 5 बजे के पहले करोगे कैमरा कैच करेगा और आपका पैसा काट लिया जाएगा। ये सब चलता है यहाँ पे। नेशनल, यहाँ पर बगल में देखो गतिविधि है, नेशनल चैनल पर प्रसारित रात 9 बजे के समाचार बुलेटिन को ध्यान से देखिए और सुनिए। देखे और सुने गए समाचार में बाइट, वॉइस ओवर और नेट में क्या आ जाता है, तो नेट को अलग कर लिखिए और अगले दिन कक्षा में इस चर्चा को कीजिए। नेट में भी उसको पहले का भाषा जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाता है उसमें आ जाएगा ना। वो भाषा को साफ रखने के कुछ जान पहचान नुकसान होना चाहिए ना, कि भाषा को हम कैसे सुधारेंगे। तो भाषा को सुधारने के लिए कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं। जैसे में एक तो वाक्य छोटा हो, एकदम छोटा, एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो, एक ही वाक्य में एक बात को खत्म कर दो। वाक्यों में तारतम्य ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ न लगे।
कि ना टूटता ना छूटता। दूसरी बात यह है कि शब्द प्रचलित हो, सब जानते हो और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके, सब पढ़ सके। जैसे मैं पहले के लोग बोलते थे बेचने और खरीदने का, कार्य और विकार्य, उसके जगह पर आज बोला जाता है खरीद और बिक्री। स्थानांतरण मतलब होता है यहां से आपको तबादला कर देना, तो उसका तबादला या तबादला। और पंक्ति की जगह बोला जाता है कतार। स्थानांतरण के जगह पर तबादला और पंक्ति के जगह पर कतार में सहज माने जाने हैं, और ये भाषा सब लोग बोलते हैं। यानी वैसे शब्द जो बोल चाल के करीब हो, उसे वृद्धता न झलके, मतलब उससे ऐसा नहीं झलके कि हमको नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि अपना सहज परोस दिखाई पड़े, ऐसा लगे कि ये हमारा पड़ोसी शब्द है। ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करो कि हर कोई आसानी से उसको पढ़ सके, समझ सके। अगले भाग में हम पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या फायदे हैं, और इसमें अपडेट क्या चीज होता है। भैया अपडेट तो सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है ना। इंटरनेट हमेशा अपडेट होते रहता है, कुछ भी कहोगे अपडेट हो ही जाएगा वो। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपका दिक्कत कहाँ है, समझ में कहाँ नहीं आया, सुझाव कहाँ देना चाहते हैं, आप ये सब बता सकते हैं। धन्यवाद।